ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा द्वीपीय देश जो कभी दुनिया से काफी हद तक अलग थलग था और जिसकी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर थी, उसने सिर्फ पानी की बोतल पर अपना नाम लगाकर दुनिया भर में पहचान और दौलत हासिल कर ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिजी और उसकी मशहूर फिजी वाटर की। कहते हैं कि फिजी की असली खूबसूरती देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने भी फिजी जाने की फ्लाइट लेने का सोचा। ओह, लगता है ये तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिलहाल इस पानी की बोतल के जरिए ही फिजी का अनुभव कर लेते हैं। फिजी वाटर की शुरुआत 1996 में एक कनाडाई बिजनेसमैन ने की थी। बाद में 2004 में इसे कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने खरीद लिया। दिलचस्प बात यह है कि फिजी वाटर बनाने वाले व्यक्ति ने 1960 के दशक में फिजी में सदर्न पैसिफिक होटल भी बनाया था। शायद तभी उन्हें इन द्वीपों की क्षमता का अंदाजा हो गया था और बाद में अमेरिकी कंपनी ने भी यही संभावना देख ली। आज फिजी वाटर अमेरिका में सबसे पसंदीदा बोतलबंद पानी में गिना जाता है। लगभग हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं, सिर्फ बेबी बूमर पीढ़ी को छोड़कर। कंपनी का दावा है कि यह पानी फिजी के विटिलेवु द्वीप के नीचे मौजूद एक प्राकृतिक भूमिगत जल स्रोत से आता है। यह पानी ज्वालामुखी की चट्टानों से धीरे धीरे छनकर गुजरता है, जिससे इसका स्वाद बहुत मुलायम और स्मूथ हो जाता है। यह कंपनी का दावा है, मेरा नहीं। मुझे नहीं पता कि सच में इसका स्वाद इतना खास या हल्का मीठा होता है या नहीं, और क्या यह सामान्य नल के पानी से बेहतर है। लेकिन जब मैंने पहली बार फिजी वाटर पिया तो मुझे इसका स्वाद बस पानी जैसा ही लगा। वैसे मुझे ये अजीब लगे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका के लगभग 70% लोग नल के पानी की बजाय बोतलबंद पानी पीना पसंद करते हैं। और जब बात अमेरिका के सबसे पसंदीदा बोतलबंद पानी की आती है तो फिजी वाटर सबसे आगे दिखाई देता है। दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। माफ करना, एवियन। असलियत यह है कि स्वाद के मामले में फिजी वाटर दूसरे ब्रांडों से कोई खास बेहतर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी मार्केटिंग बहुत शानदार है। उन्होंने पूरे फिजी देश को ही एक लग्जरी ब्रांड की तरह पेश कर दिया। इसकी बोतल और पैकेजिंग देखते ही लोगों के मन में खूबसूरत समुद्र तट, हरियाली और ट्रॉपिकल द्वीपों की तस्वीर बनने लगती है। और कंपनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से इसका प्रचार कराने में भी पीछे नहीं रहती। धीरे धीरे फिजी वाटर ऐसी पहचान बना चुका है कि लोग इसे अमीर लोगों का पानी मानने लगे। आप इसे पसंद करें या नापसंद, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये ब्रांड जबरदस्त सफल रहा है। हालांकि कुछ लोग फिजी वाटर की आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि बोतलबंद पानी बेचना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि कंपनी ने राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और टैक्स भी नहीं चुकाया। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग सिर्फ इसका स्वाद पसंद करते हैं और इसे आराम से पीना पसंद करते हैं। लेकिन आखिर अमेरिका में फिजी वाटर इतना मशहूर कैसे हुआ? इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात कुछ और है, और वो ये कि आज पानी फिजी का सबसे बड़ा निर्यात बन चुका है और इसमें सबसे बड़ा योगदान सिर्फ फिजी वाटर का है। सोचिए, दुनिया के बीचों बीच बसे एक छोटे से द्वीपीय देश का सबसे बड़ा निर्यात पानी है। ये बात सामान्य अर्थशास्त्र की सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पानी बहुत भारी होता है, इसलिए इसे एक देश से दूसरे देश तक भेजना काफी महंगा पड़ता है। इसी वजह से ज्यादातर देश सीधे पानी नहीं बेचते, वे खाने पीने की चीजें निर्यात करते हैं, जिनके उत्पादन में इस्तेमाल हुआ पानी भी उसी के साथ दूसरे देश तक पहुंच जाता है। दूसरे देश जहां खेती के जरिए पानी का इस्तेमाल करके भोजन निर्यात करते हैं, वहीं फिजी ने सीधे पानी ही बेचना शुरू कर दिया। फिजी के पानी का निर्यात 2009 में लगभग $150 मिलियन था, जो बढ़कर 2021 तक करीब $260 मिलियन हो गया। आज फिजी के कुल निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ पानी से आता है। यह दिखाता है कि लोग किसी भी चीज को अगर उसे लग्जरी बना दिया जाए तो खरीदने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। फिजी से निर्यात होने वाले पानी का लगभग 92% सिर्फ अमेरिका जाता है, और अमेरिका में आयात होने वाले बोतलबंद पानी का लगभग 30% अकेले फिजी से आता है। इस तरह फिजी वाटर ने इटली जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है और अमेरिका का सबसे ज्यादा आयात किया जाने वाला बोतलबंद पानी बन गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा और ज्यादातर आयात पर निर्भर देश होने के बावजूद फिजी की अर्थव्यवस्था सिर्फ पानी पर नहीं टिकी है, क्योंकि फिजी वाटर तो अभी कुछ दशकों पहले ही आया है। इससे पहले भी फिजी को अपनी अर्थव्यवस्था बनानी पड़ी थी, और अगर आज की अर्थव्यवस्था को देखें तो ये सिर्फ पानी के कारोबार पर नहीं चलती। असल में फिजी का सबसे बड़ा उद्योग तो इस सूची में है ही नहीं, वो है पर्यटन। 1980 और 1990 के दशक के बाद से फिजी में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है। जरा इन समुद्र तटों को देखिए, इतना नीला पानी की नजरें हटाना मुश्किल हो जाए, इतनी मुलायम रेत कि उस पर घंटों चलने का मन करे, इतना शानदार मौसम कि वापस लौटने का दिल ही न करे, और चारों तरफ इतनी हरियाली कि ऐसा लगे जैसे प्रकृति ने यहाँ अपना सबसे खूबसूरत रूप बिखेर दिया हो। 2017 तक फिजी का पर्यटन उद्योग लगभग $2 अरब का हो चुका था। ये 2021 में देश के सभी सामानों के कुल निर्यात से भी लगभग दोगुना था। आज पर्यटन फिजी की जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा बनाता है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तो क्या फिजी वाटर ने पूरी दुनिया को एक लग्जरी
फिजी की ऐसी छवि बेच दी जिसने लोगों को इस देश की ओर आकर्षित कर दिया? तो क्या फिजी वाटर ने दुनिया भर में फिजी की ऐसी पहचान बनाई कि लोग इसे नया पर्यटन स्थल मानने लगे? हो सकता है, लेकिन अगर फिजी आने वाले पर्यटकों को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। आज खासकर महामारी के बाद फिजी आने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ऑस्ट्रेलिया फिजी के काफी करीब है। हाँ, वहां फिजी वाटर लोकप्रिय है, लेकिन अमेरिका जितना नहीं। इसके बाद सबसे ज्यादा पर्यटक न्यूजीलैंड से आते हैं, और इसकी वजह भी वही है, दोनों देशों की नजदीकी। फिर आते हैं अमेरिका से आने वाले पर्यटक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के लोग, जो अमेरिका जितने ही संपन्न माने जाते हैं, फिजी घूमने अमेरिकियों के मुकाबले लगभग 5 गुना कम आते हैं। अब बात करें चीन की। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाला देश है। हर साल करोड़ों चीनी पर्यटक अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं। फिर भी वे फिजी के समुद्र तटों पर उतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं दिखाई देते? एक आसान जवाब यह हो सकता है कि फिजी वाटर यूरोप और चीन में उतना नहीं बिकता जितना उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बिकता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्योंकि अगर फिजी की पर्यटन से होने वाली कमाई का ग्राफ देखा जाए तो उसमें असली तेज बढ़ोतरी 2000 के दशक के बाद ही शुरू होती है, यानी ठीक उसी समय जब फिजी वाटर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनानी शुरू की। दिलचस्प बात यह है कि फिजी की प्रति व्यक्ति आय भी लगभग उसी समय बढ़ने लगी। लेकिन सिर्फ इससे यह साबित नहीं होता कि इसकी वजह फिजी वाटर ही था। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर पहले क्या हुआ? क्या फिजी वाटर ने फिजी के पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाया, या फिर पर्यटन उद्योग की सफलता ने फिजी वाटर को दुनिया भर में मशहूर बना दिया? इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। संभव है कि दोनों ने एक दूसरे की सफलता में योगदान दिया हो, लेकिन एक बात जरूर है, इससे फिजी के लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई। अब सवाल है, कैसे? इसका जवाब समझने के लिए हमें फिजी के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। सबसे पहले समझते हैं कि फिजी है क्या। फिजी प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित कई द्वीपों का एक समूह है। इनमें सबसे बड़े 2 द्वीप हैं, विटी लेवु जो दक्षिण में है और वनुआलेवु जो उत्तर में स्थित है। करीब 3500 साल पहले यहाँ सबसे पहले मेलानेशियन लोग आकर बसे थे। वे ज्यादातर समुद्र किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते थे। उनका जीवन खेती पर आधारित था। वे अपनी जरूरत भर की खेती करते थे और जंगल के कुछ हिस्सों को साफ करके खेती करने की पारंपरिक पद्धति अपनाते थे। लेकिन क्या उस समय फिजी एक शांत और आदर्श जगह थी जहां हर कोई प्रकृति के साथ मिलकर प्यार से रहता था? बिल्कुल नहीं। असल में दुनिया में उस समय शायद ही कोई ऐसी जगह रही हो। फिजी में अलग अलग कबीले थे। हर कबीले का अपना एक प्रमुख या मुखिया होता था। ये कबीले अक्सर जमीन और सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। समय के साथ कई छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े संगठन बने, लेकिन संघर्ष और खून खराबा भी लगातार चलता रहा। इन कबीलों में मुखिया जरूर होते थे, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ खानदान के आधार पर तय नहीं होती थी। अक्सर सम्मान और नेतृत्व किसी की योग्यता और क्षमता के आधार पर मिलता था। समाज की ज्यादातर जिम्मेदारियां परिवार मिलकर निभाते थे, इसलिए मुखिया पूरी तरह से निरंकुश शासक नहीं होते थे। कई सदियों तक फिजी का जीवन लगभग इसी तरह चलता रहा। फिर एक समय आया जब इन द्वीपों का सामना पहली बार यूरोपीय नाविकों से हुआ। ब्रिटिश लोगों ने इन द्वीपों के बारे में एक अफवाह सुन रखी थी कि यहाँ रहस्यमयी नरभक्षी रहते हैं। शायद इसी वजह से शुरुआत में वे फिजी के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। 1800 के शुरुआती वर्षों में उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना था। लेकिन वे फिजी से चाहते क्या थे? चंदन की लकड़ी। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती थी और उस समय यह एक महंगी और दुर्लभ चीज मानी जाती थी। उस दौर में ऐसी विदेशी और लग्जरी चीजें रखना लोगों की शान समझी जाती थी। अब सवाल यह है कि फिजी के कई मुखियाओं ने अपने लोगों से भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी इकट्ठा करवाई। बदले में उन्हें क्या मिला? बंदूकें। यूरोपीय नाविकों के पास सबसे कीमती चीज यही थी। इतिहास में ये कई बार देखने को मिलता है कि जब भी यूरोपीय नाविक किसी ऐसे समाज से मिले जहां अलग अलग मुखिया और कबीले होते थे, तो वे बंदूकों के बदले कीमती सामान या गुलामों का व्यापार करते थे। और इसका नतीजा ये होता था कि जिन कबीलों के पास बंदूकें पहुंच जाती थीं, उनकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती थी। समय के साथ कुछ मुखिया पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। उनका शासन धीरे धीरे इतना सख्त हो गया कि वो लगभग तानाशाही जैसा दिखने लगा। वे आम लोगों से जबरदस्ती सामान और संसाधन इकट्ठा करवाते थे और पूरी व्यवस्था को उन्हीं कीमती चीजों के उत्पादन के इर्द गिर्द चला देते थे। और उनकी ताकत की सबसे बड़ी वजह थी बंदूकें। फिजी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बदलाव रातू तानोआ और उनके बेटे काकोबाऊ के समय देखने को मिला। लंबी कहानी को अगर छोटा करें तो काकोबाऊ पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया। अब आम लोगों की तरह और कर्ज लेने के बजाय उन्होंने 1868 में विटी लेवु द्वीप का एक बड़ा हिस्सा पॉलिनेशिया कंपनी को बेच दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। कुछ समय बाद उन्होंने पूरा फिजी ही ब्रिटेन को सौंप दिया और 1874 में फिजी ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। इसके बाद पॉलिनेशिया कंपनी ने फिजी में कई बड़े बड़े खेती वाले बागान यानी प्लांटेशन शुरू किए। इनमें काम कराने के लिए फिजी के लोगों को मजदूरी करनी पड़ती थी।
लेकिन नए ब्रिटिश शासकों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, रुको, ये तो फिजी के लोगों की जमीन है, हम इन्हें अपनी ही जमीन पर जबरन मजदूर नहीं बना सकते। ब्रिटिश शासकों ने कहा, हम फिजी के लोगों को उनकी अपनी जमीन पर जबरन मजदूर नहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खेती में काम कराने के लिए भारत से मजदूर बुलाने शुरू कर दिए। यहीं से फिजी में भारतीय समुदाय की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान फिजी के लोगों से जबरन मजदूरी करवाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही एक और बड़ा नियम बनाया गया, फिजी की जमीन किसी भी गैर फिजी नागरिक को बेची नहीं जा सकती थी। यह नियम आज भी काफी हद तक लागू है। यहाँ तक कि जिस प्राकृतिक भूमिगत जल स्रोत से फिजी वाटर निकाला जाता है, उस जमीन का मालिक भी कंपनी नहीं है। कंपनी ने उसे सिर्फ 99 साल की लीज पर लिया हुआ है। भारत से आए ज्यादातर मजदूर खेती में काम करते थे, खासकर गन्ने की खेती में। फिजी वाटर के मशहूर होने से पहले चीनी ही फिजी की सबसे बड़ी नकदी फसल थी। कई दशकों तक फिजी के कुल निर्यात का 50% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीनी से आता था। ये चीनी मुख्य रूप से यूरोप भेजी जाती थी। इसका कारोबार सरकार की फिजी शुगर कॉरपोरेशन के जरिए चलता था। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें मूल फिजी निवासी, जिन्हें ई ताउकेई कहा जाता है, उन्हें ज्यादा अधिकार और महत्व दिया गया। वहीं भारतीय मूल के फिजी निवासी यानी इंडो फिजियन ज्यादातर कम वेतन वाले कामों और खेती तक ही सीमित रहे। आज भी कई इलाकों में दोनों समुदाय अलग अलग बस्तियों में रहते हैं। जब 1970 में फिजी आजाद हुआ, तब देश की आबादी लगभग बराबर बांटी हुई थी। करीब आधी आबादी मूल फिजी निवासियों की थी और आधी भारतीय मूल के लोगों की। हालांकि राजनीति पर लंबे समय तक ई ताउकेई समुदाय का ही दबदबा रहा, लेकिन भारतीय मूल की बढ़ती आबादी के कारण 1987 के चुनाव में भारतीय समुदाय के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत गया। लेकिन ये जीत कुछ नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खासकर ई ताउकेई समुदाय के कई नेताओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद फिजी की राजनीति में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। 1987 से अब तक फिजी में कुल 4 सैन्य तख्तापलट यानी कू हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 2 तख्तापलट तो सिर्फ 1987 में ही हुए थे। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और आखिरकार सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद 1990 के दशक में धीरे धीरे लोकतंत्र वापस आया। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन इसके तुरंत बाद साल 2000 में फिर एक और तख्तापलट हो गया। इस बार सत्ता एक फिजी राष्ट्रवादी सरकार के हाथ में चली गई। फिर 2006 में एक और सैन्य तख्तापलट हुआ। इसकी एक वजह यह बताई गई कि सरकार समुद्र तट की जमीन निजी कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही थी। साथ ही उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे थे। लगातार राजनीतिक उथल पुथल का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। लोगों का भरोसा कम होने लगा, विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई, बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हुईं और अपराध भी बढ़ने लगा। हालांकि एक दिलचस्प बात यह रही कि इस सैन्य शासन को पहले की सरकारों के मुकाबले कम भ्रष्ट और ज्यादा प्रभावी माना गया। इसने कई जातीय भेदभाव वाली नीतियों को खत्म किया। यहाँ तक कि विदेश जा चुके भारतीय मूल के लोगों को भी वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर 2014 में दोबारा लोकतंत्र लागू किया गया और उसके बाद से हुए हर चुनाव में फिजी फर्स्ट पार्टी ने जीत हासिल की। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर असली ताकत किसके हाथ में है। इस दौरान भारतीय मूल के फिजी निवासियों की आबादी घटकर 40% से भी कम रह गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कई लोग बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाकर बस गए। आज स्थिति यह है कि लगभग 20% फिजी निवासी देश के बाहर रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय मूल के लोगों की है। यहाँ तक कि अनुमान है कि फिजी की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 10% हिस्सा विदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा अपने परिवारों को भेजे गए पैसों यानी रेमिटेंस से आता है। यानी विदेशों में काम करने वाले लोग जो पैसा अपने परिवारों को भेजते हैं, वो फिजी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर विदेश से आने वाले पर्यटकों की कमाई और बाहर रहने वाले फिजी नागरिकों द्वारा भेजे गए पैसों को जोड़ दिया जाए तो ये मिलकर देश की कुल आय का लगभग आधा हिस्सा बन जाता है। यानी आज का फिजी दुनिया से जुड़े रहने पर काफी हद तक निर्भर है। क्या इसमें फिजी वाटर का भी योगदान है? हो सकता है, लेकिन ये कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर होगा कि सिर्फ फिजी वाटर ने ही ये बदलाव किया, क्योंकि फिजी की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक गन्ने और चीनी के कारोबार पर आधारित रही थी और पर्यटन का असली विस्तार तो बाद में हुआ। फिर भी फिजी वाटर और पर्यटन की इस जोड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। इससे लोगों के लिए रोजगार बढ़ा, आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और धीरे धीरे देश पुराने भेदभाव और गरीबी से बाहर निकलने लगा। हालांकि आज फिजी की जो चमक दमक दुनिया को दिखाई जाती है, उसमें थोड़ा प्रचार और मार्केटिंग का असर भी जरूर शामिल है। अब देखते हैं क्या मैं एक ही बार में पूरी फिजी वाटर की बोतल खत्म कर पाता हूं या